नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। भारत को बड़ा खतरा, म्यांमार बना टेंशन का जड़, पर बांग्लादेश की सुरक्षा पर सबसे बड़ा घेरा तोड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ टेंशन में पाकिस्तान पहुंचा, तालिबान के कट्टर दुश्मन के पास लगाई गुहार। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रिपोर्ट ने उड़ाई इजराइल की नींद। हजारों के तादाद में हुए तैयार। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। गाजा पट्टी में अक्टूबर 2023 से हमास और इजराइल के बीच भीषण लड़ाई चल रही है। इसमें फिलिस्तीनी गुट हमास को बीते कुछ समय में काफी नुकसान उठाना पड़ा है। उसके ज्यादातर शीर्ष नेता और कमांडर हालिया महीने में मारे गए हैं। ऐसे में हमास के खत्म हो जाने के दावे भी कुछ एक्सपर्ट हालिया समय में करने लगे थे, लेकिन इस गुट ने एक बार फिर तगड़ी वापसी की है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि हमास नए लड़ाकों को भर्ती करके गाजा पट्टी में इजरायली सेना के सामने जोरदार वापसी कर रहा है। ये रिपोर्ट इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की चिंता बढ़ा सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार हमास के पास अभी भी 20,000 से 23,000 लड़ाके हैं। आईडीएफ का दावा है कि उसने अब तक युद्ध के दौरान 17,000 से 20,000 हमास और इस्लामिक जिहाद के लड़ाकों को अब तक मारा है। आईडीएफ के युद्ध के दौरान 6,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें से कम 4300 अभी भी हिरासत में है। युद्ध की शुरुआत में आईडीएफ ने हमास के पास 25,000 लड़ाके होने का अनुमान लगाया था और अभी भी 23,000 तक लड़ाके हमास में होने की बात कही जा रही है। वहीं आईडीएफ 20,000 लड़ाकों को युद्ध में मारने का भी दावा कर रहा है। ऐसे में साफ है कि बड़े स्तर पर भर्ती हुई है। हालांकि इनकी ट्रेनिंग पर कई तरह के सवाल हैं। ये लड़ाके उस तरह से ट्रेन नहीं है जैसे शुरुआती दौर में हमास के पास थे। हमास ने बड़ी संख्या में ऐसे लड़ाके भी भर्ती किए हैं जिनकी उम्र 20 या 18 साल से भी कम है। हमास के पुनरुत्थान और लड़ाकों की संख्या के बारे में परस्पर विरोधी रिपोर्ट भी सामने आई है। आईडीएफ और इजरायली अखबारों के दावे भी एक जैसे नहीं है। हालांकि इन सब के बीच इजराइल के उन दावों पर जरूर बड़ा सवाल उठता है जिनमें बार बार हमास के गाजा में बेहद कमजोर हो जाने का दावा किया जा रहा है। साथ ही गाजा में चल रहे संघर्ष और वास्तविक स्थिति के बारे में सवाल उठता है, जहां लाखों लोग अमानवीय परिस्थिति में रहने को मजबूर हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात के बाद पाकिस्तानी सेना की खुफिया आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक ने अचानक से तजिकिस्तान का दौरा किया है। पाकिस्तान ने इस दौरे का ऐलान नहीं किया, लेकिन तजिकिस्तान के राष्ट्रपति कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है। इस दौरे पर आईएसआई चीफ ने तजिकिस्तान के राष्ट्रपति से उनके महल में मुलाकात की। साल 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से ही तजिकिस्तान की सरकार ने तालिबानी शासन का सबसे ज्यादा खुलकर विरोध किया है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो उसने संयुक्त राष्ट्र से लेकर दुनिया में अन्य मंचों तक के तालिबानी सरकार को मान्यता देने की मांग की है। हालांकि अब तालिबान के साथ संघर्ष के बाद पाकिस्तान के सुर बदलने लगे हैं और अब वह तजिकिस्तान के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान और तजिकिस्तान दोनों ही मिलकर अपने खतरनाक पड़ोसी तालिबान को घेरना चाहते हैं। अफगानिस्तान में तजिक मूल के हजारों लोग रहते हैं और उन पर तालिबानी हमले का खतरा मंडरा रहा है। इसी वजह से तजिकिस्तान के राष्ट्रपति ने खुलकर कहा है कि वह तालिबानी सरकार को स्वीकार नहीं करेंगे। वह सभी गुटों को मिलाकर सरकार बनाने की मांग कर रहे हैं। तजिकिस्तान तालिबानी विरोधी गुटों का गढ़ बन गया है। अशरफ गनी सरकार के पतन के बाद ज्यादातर तालिबानी विरोधी नेता के सदस्य ताजिकिस्तान चले गए थे। इसी वजह से तालिबान और तजिकिस्तान के बीच संबंध बहुत खराब रहते हैं और दोनों के बीच बयानबाजी भी होती रहती है। पाकिस्तानी विश्लेषकों का कहना है कि आईएसआई चीफ की इस यात्रा से पाकिस्तान ने तालिबान को संदेश दिया है। पाकिस्तानी सेना ने यह देखने की कोशिश की है कि तालिबान अगर ऐसे ही टीटीपी को समर्थन देता रहा तो उसके पास विकल्प मौजूद है। तालिबान को जवाब देने के लिए अफगान विरोधी धड़ों ने एनआरएफ का गठन किया है। इसके नेतृत्व में अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह कर रहे हैं। एनआरएफ चाहता है कि पाकिस्तान सेना उसे हथियार और पैसे दे
तो हम तालिबान को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अभी हाल ही में यह पता नहीं चला है कि ISI चीफ ने NRF के नेताओं से मुलाकात की है या नहीं, यह पता नहीं चल पाया है। इससे पहले भारत अमरुल्ला सालेह और अहमद मसूद को तालिबान के खिलाफ जंग में मदद दे चुका है। उस समय पाकिस्तान तालिबान को सैन्य मदद दे रहा था। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि तालिबान की जीत के बाद उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जाएगा, लेकिन उसका दाव अब उल्टा पड़ गया है। पाकिस्तानी विश्लेषकों का कहना है कि हामिद करजई के समय में भी पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के उतने रिश्ते खराब नहीं थे जितने आज तालिबान के राज में है। पाकिस्तानी सेना को अब अपनी गलती समझ में आ गई है कि तालिबान को समर्थन देकर उसने भारी गलती की है। हाल ही में पाकिस्तानी सेना को अपने करीब 25 जवानों की हत्या के बाद अफगानिस्तान के अंदर हवाई हमला भी करना पड़ा है। इसके बाद पाकिस्तान अब तजिकिस्तान की शरण में पहुंच गया है, जो भारत का करीबी दोस्त है। तजिकिस्तान में ही भारतीय वायुसेना का विदेशी सैन्य अड्डा है। यह तजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे के पास आयनी गांव में है। आपको बता दें कि साल 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान के अपहरण के बाद भारत ने प्रोजेक्ट आयनी शुरू किया था। पाकिस्तानी आतंकी भारतीय विमान को कंधार ले गए थे। यह विदेश में भारत का पहला हवाई ठिकाना था। इसी साल 2002 में विदेश मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों के साथ सहयोग से शुरू किया गया था। इस एयरबेस को भारत और तजिकिस्तान दोनों मिलकर मैनेज करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ कई सैनिक और सैन्य साजो सामान मौजूद है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ म्यांमार के विद्रोही समूह अरकान आर्मी और सैन्य सरकार के बीच चल रहे गृह युद्ध में अहम मोड़ आया है। अरकान आर्मी ने रखाइन प्रांत के ज्यादातर हिस्से पर कब्जा कर लिया है। इससे बांग्लादेश से लगती हुई म्यांमार सीमा पर अराकान आर्मी का नियंत्रण हो गया है। इसका सीधा असर बांग्लादेश पर पड़ रहा है। ढाका में रोहिंग्या मुसलमान शरणार्थियों के आगमन को लेकर चिंता जताई गई है। वहीं म्यांमार का एक और पड़ोसी देश भारत भी इस घटनाक्रम से चिंतित है। भारत की आशंका है कि इसका असर उसके पूर्वोत्तर के राज्य में सुरक्षा व्यवस्था पर हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने में अराकान आर्मी ने दर्जनों कस्बों और सैन्य चौकियों पर कब्जा करते हुए दबदबा बढ़ाया है। इससे जुटा की स्थिति कमजोर पड़ती जा रही है। साल 2017 में म्यांमार सीमा के रोहिंग्या गांवों पर क्रूर कार्रवाई के बाद हजारों लोग सीमा पर पड़ोसी देश बांग्लादेश भागे और कुछ भारत भी पहुंचे। विदेश और सुरक्षा नीति विश्लेषक श्रीपति नारायणन का कहना है कि रोहिंग्या पर विद्रोही गुट भी हमलावर है। ऐसे में पड़ोसी देशों की शरणार्थियों को लेकर समस्या बढ़ सकती है। म्यांमार के पूर्वोत्तर खासतौर से मणिपुर में बीते 20 महीनों में म्यांमार से ईसाई और बौद्ध शरणार्थी के आने से समस्या जटिल हो गई है। भारत को इस बात का डर है कि म्यांमार के विद्रोही समूहों के जरिए आधुनिक हथियार पूर्वोत्तर में सक्रिय विद्रोही गुटों तक पहुंच सकते हैं तथा इसके विद्रोही समूह धन जुटाने के लिए नशीली दवाओं की तस्करी बढ़ा रहे हैं, जो भारत के लिए एक और बड़ी चिंता का सबब है। भारत ने म्यांमार सीमा पर आवाजाही के नियमों को भी सख्त किया है। कुछ एक्सपर्ट को ये भी डर है कि म्यांमार और बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल का इस्तेमाल चीन भारत के पूर्वोत्तर सीमावर्ती राज्यों में अशांति पैदा करने के लिए कर सकता है। इसके अलावा भारत की चिंता म्यांमार में चल रहे प्रोजेक्ट भी है। भारत का कलादान मल्टी मॉडल ट्रेन एंड ट्रांजिट प्रोजेक्ट के प्रमुख बंदरगाह सीतवे और सीतवे पालेतवा सड़क रखाइन से गुजरता है। ऐसे में भारत को अपनी इस खास परियोजना को नुकसान होने का भी डर सता रहा है। भारत म्यांमार के विद्रोही समूह और सैन्य सरकार दोनों के साथ बातचीत कर रहा है। इसके लिए नई दिल्ली ने अपने राजनयिक चैनल शुरू किए हैं। पिछले कुछ महीनों में भारत ने सीमा से लगे क्षेत्रों में विद्रोही समूहों के साथ जुड़ना शुरू किया है। इसकी वजह पूर्वोत्तर की रक्षा के राजनीतिक हित साधना है। हालांकि अभी भी भारत को अराकान आर्मी के साथ अपने संबंध बढ़ाने के लिए और प्रयास करने की जरूरत है। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। आइए देखते हैं वीडियो डिटेल में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें।
अगर कोई सुझाव देना चाहे तो जरूर दे, और जाते जाते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दे, ताकि मैं और भी करंट न्यूज आपको दिखला और सुना सकूं। धन्यवाद, नमस्कार। आइए मिलते हैं अगले समाचार में।